हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने लिक्विड सॉल्यूशन की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। तो आज शीट के डाउट्स हम डिस्कस करेंगे मेनली, जिसमें S1 और O1 के मैं ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। आज हम बात करेंगे S2, O2, जेई मेंस और जेई एडवांस की। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले S2। S2 में क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 750 दे रखा है और टेम्परेचर है 373 केल्विन। एक्वस सॉल्यूशन है तो 373 पर हमें पता है वाटर का वेपर प्रेशर होता है 760। तो आप 760 वाटर का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का 750, आई थिंक फॉर्मूला लगा के मोल फ्रैक्शन मोलरिटी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 ये हम ऑलरेडी क्लास में भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार चलिए फिर से मैं बता देता हूं कितना आइस बनेगा अगर हम सॉल्यूशन को फ्रीज कर रहे हैं -9.3 डिग्री सेल्सियस। तो कब तक फ्रीजिंग होती रहेगी? जब तक सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है -9.3 नहीं हो जाता। -9.3 मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 9.3 इक्वल्स टू KF 1.86। पानी सॉल्यूट हमने कितना डाला था? 50। इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलिकुलर मास अभी निकालते हैं, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट यानी वाटर का मास, फ्रीज हो जाएगा तो बचा हुआ कितना है? इनटू 1000। और यहां पर M की वैल्यू थाइलिन ग्लाइकोल यानी CH2OH CH2OH निकाल लीजिए जो भी आ रहा है। इससे मोलिकुलर मास और पुट कर दीजिए, यहां से रिमेनिंग मास ऑफ वाटर आ जाएगा। डाला कितना था पानी हमने? 200 ग्राम। तो उसमें से 200 ग्राम में से W को माइनस कर दीजिए तो उतने ग्राम आइस जो है वो बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 ये ऑस्मोटिक प्रेशर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहां पर एक इंफॉर्मेशन दे रखी कि ऑस्मोटिक प्रेशर राइज ऑफ 2.6 mm was observed, यानी राइज कितना हुआ? 2.6 mm का। लेकिन ये mm ऑफ Hg नहीं है, ये सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी 1 है। इसको हमें mm ऑफ मर्करी में कन्वर्ट करना होगा। तो 2.6 इसकी डेंसिटी 1, मर्करी की हाइट इंटू मर्करी की डेंसिटी 13.6, ये mm ऑफ Hg में आ गया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये आई थिंक करोगे तो मेरे हिसाब से 1/5 आ ही रहा है। 5 तो 1/5 mm ऑफ Hg 1/5 और एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है तो 760 CHD। क्वेश्चन नंबर 5 में ये इनऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो K4FeCN6 को अगर रिएक्ट करवाओगे CuCl2 के साथ तो Cu2FeCN6 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा? 4KCl। ये तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और ये बनेगा। तो फाइनली सॉल्यूशन में जो होगा वो KCl होगा। अब आप यहां पर किस रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं? 1:2 के रेशियो में। तो इसके 0.1 मोल के साथ इसके कितने मोल्स डाले हमने? 0.2। दोनों पूरे रिएक्ट कर जाएंगे और इसके कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे? 0.4 मोल्स। 0.4 मोल्स बट एक KCl है, ये आयोनाइज होगा 2 पार्ट में। तो इसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना हो गया? वॉन्ट ऑफ फैक्टर इसका हो जाएगा 2। तो 0.4 मोल्स वॉन्ट ऑफ फैक्टर जो है वो 2 होगा। वॉल्यूम कितना? 1 लीटर दे रखा है। तो पाई इक्वल्स टू कंसंट्रेशन CST और इनटू वॉन्ट ऑफ फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरह एक और सॉल्यूशन क्वेश्चन है O2 में, वो O2 में मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है, O2 में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमें x की वैल्यू बतानी है और गिवन क्या है? 0.1 मोलर सॉल्यूशन जो है एलिवेशन कितना शो कर रहा है? 0.558 डिग्री सेल्सियस का।
0.558, ये हो गया डेल्टा TF इक्वल्स टू KF की वैल्यू 1.86.1 इंटू 100% ये आयोनाइज हो रहा है, 100% आयोनाइज हो रहा है, तो बेसिकली 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, तो अल्फा 1 हो गया, तो n कितने टाइम से आयोनाइज हो रहा है, यहां से n की वैल्यू पता चल जाएगी हमें कि n की वैल्यू क्या आ रही है। आई थिंक जो मुझे समझ में आ रहा है n की वैल्यू 3 आ रही है, यानी 3 पार्ट्स में ये आयोनाइज होना चाहिए, 3 पार्ट्स में आयोनाइज होना चाहिए, तो 2 क्लोराइड आयन आप कह सकते हो कि बाहर होने चाहिए, 2 क्लोराइड आयन बाहर है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 है, 2 क्लोराइड आयन बाहर है, तो 1 क्लोराइड आयन अंदर है, यानी अंदर और कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल होंगे, 5 और होने चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना चाहिए 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आई थिंक 5 ही है, राइट। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई S2। अब आ जाते हैं O2 पर, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन O2 में। फर्स्ट क्वेश्चन O2 का, A liquid mixture having composition corresponding to point Z, यानी एज़ोट्रोप की बात हो रही है। एक्चुअली Z कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन आज क्वेश्चन में आप जो Z हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ये है, सब्जेक्टेड टू डिस्टिलेशन। तो अगर आप एज़ोट्रोप को हीट अप कर रहे हो तो जो डिस्टिलेट होगा उसकी कंपोजिशन वही होगी जो ओरिजिनल मिक्सचर की होगी। तो करेक्ट अबाउट द प्रोसेस, तो कंपोजिशन ऑफ डिस्टिलेट डिफर्स फ्रॉम द मिक्सचर, फॉल्स। बॉइलिंग पॉइंट्स गोज ऑन चेंजिंग, फॉल्स। एज़ोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होता है। मिक्सचर हैज लोवेस्ट वेपर प्रेशर देन फॉर एनी अदर कंपोजिशन, यस, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। देन कंपोजिशन ऑफ एज़ोट्रोप अल्टर्स ऑन चेंजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर, बताया था मैंने कि किसी और प्रेशर पर एज़ोट्रोप किसी और कंपोजिशन पर बनेगा, तो सी डी ऑप्शन भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, पॉजिटिव डेविएशन गिवन। पॉजिटिव डेविएशन अगर है तो कर्व कैसा होगा, इस नीचे जाएगा। और एक और इंफॉर्मेशन दे रही कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर एसीटोन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर CH2। तो एक काम करते हैं, ऐसे कर्व को बना देते हैं, ये एसीटोन हो गया बॉइलिंग पॉइंट और ये CH2 हो गया, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हो गया। बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज ऑलवेज लेस देन बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ एसीटोन, नहीं, एसीटोन का ये है तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट एसीटोन से ज्यादा भी हो सकता है, हाँ, लेकिन किससे हमेशा कम होगा, CH2 से कम होगा। तो पहला स्टेटमेंट ये ऑप्शन जो है वो फॉल्स है। बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ एज़ोट्रोप मिक्सचर इज ऑलवेज लेस देन बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर CH2, यस, ट्रू। When a small amount of CH2 is added to excess of acetone, इसमें ऐड कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर डिक्रीजेस, यस। चाहे इसमें CH2 में एसीटोन ऐड करो या एसीटोन में CH2 ऐड करो, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ट्रू। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस लिखा हुआ है, तो ये तो फॉल्स हो गया। A mixture of CH2 and acetone can be completely separated by fractional distillation, नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरफ हो तो प्योर CH2, इस तरफ हो तो प्योर एसीटोन, तो डी ऑप्शन जो है वो। फोर्थ आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी चलिए, मैंने आपको इस तरह का कर्व बताया था,
टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक पॉइंट मैंने आपको ऐसे ही जनरल भी बताया था, जितनी ज्यादा वेपर्स बनेगी वेपर के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन जो है वो YA इनिशियली तो एक्स से ज्यादा होगा, लेकिन धीरे धीरे वापस से जितनी ज्यादा क्वांटिटी बढ़ती जाएगी वेपर के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन कम होते 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 वापस किसको अप्रोच करेगा, एक्स को, और अल्टीमेटली वेपर की कंपोजिशन वही होगी जो लिक्विड इनिशियली लिक्विड की होगी, क्योंकि जब सारा ही वेपराइज हो चुका है तो जो YA होगा वही एक्स से हो जाएगा, राइट। यानी यहां पर इस डायग्राम से ट्राई कर लेते, चलिए इस डायग्राम से भी ट्राई कर लेते। PA नोट, नहीं तो टेम्परेचर वाले से हम देख सकते हैं PB नोट, ये YA देता है, यहां थोड़ा फील उल्टा आएगा क्वांटिटी, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर क्वांटिटी कम होती है। ये दो प्रेशर, ये कम प्रेशर, ये ज्यादा प्रेशर, ठीक है। तो कम प्रेशर है यानी और पिस्टन को ऊपर कर दिया, प्रेशर कम है तो ये आपका YA, और ये ज्यादा प्रेशर पर YA, ये XA1 ये XA0। तो ज्यादा प्रेशर पर YA की वैल्यू ज्यादा है, यानी ज्यादा प्रेशर है, थोड़ी सी वेपर्स बनी तो YA ज्यादा है, जब ज्यादा वेपर्स बनी तो YA पहले से कम हो गया। अब ऑप्शन पर आ जाते हैं। पहली चीज तो ए ऑप्शन तो गलत है ही। ए ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि जब भी आप पिस्टन को पहले यहां रखोगे, फिर यहां रखोगे, फिर यहां रखोगे, तो जो वेपर प्रेशर होगा वो सेम नहीं होगा, तो PT2 और PT3 सेम नहीं होगा। सेकंड, आप कह सकते हो जैसे जैसे हम और ऊपर लेके जाएंगे वेपर प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा, एज ए सॉल्यूशन वेपराइजेस इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, so PT3 will be less than PT2। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, दिल्ली ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, तो आगरा और दिल्ली ये तो दोनों ही फॉल्स हो गए, इनकरेक्ट, ठीक है। कैलकाटा ऑप्शन की बात करते हैं। बॉम्बे ऑप्शन में अभी कुछ करेक्शन है, मैं देखता हूं। कैलकाटा ऑप्शन में YA2 इज ग्रेटर देन YA3, YA2 में कम वेपर्स बनी है, YA3 में ज्यादा वेपर्स बनी है, तो कम वेपर्स जब बनेगी तब ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, जब वेपर की क्वांटिटी बढ़ेगी तो जो मोर वोलेटाइल है उसका मोल फ्रैक्शन जो पहले था उससे कम हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बॉम्बे ऑप्शन की बात करते हैं। बॉम्बे ऑप्शन, इसमें कुछ मिसप्रिंट है, इसको कुछ सही करना पड़ेगा बॉम्बे ऑप्शन को। पीछे सही आंसर दे रखा तो सही आंसर के अकॉर्डिंग ही करना होगा। तो एक तो ये YA2 जो होगा इज ग्रेटर देन XA2 कर दीजिए, ये XA2 हो जाएगा विच इज करेक्ट। और चलिए इसी को ऐसे YB2 विल बी लेस देन X। वेपर के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन लिक्विड से ज्यादा होगा, बी का मोल फ्रैक्शन लिक्विड से कम होगा, क्योंकि ए इज मोर वोलेटाइल देन दिया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में PA नोट और PB नोट नहीं दे रखे हैं, डायरेक्ट आपको PA PB दे रखा है। PA और PB, तो इसे आप YA YB निकाल ही सकते। ये PA दे रखा है तो YA PT, PB दे रखा है YB PT, रेशियो ले लो, PA PB दे रखा है YA YB आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मैंने अभी आपसे कहा था S2 में क्वेश्चन है 10, ये एग्जैक्टली उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें कैलकुलेशन आसान है, उसकी कैलकुलेशन टफ है।
तो क्या कहा जा रहा है, कोई लिक्विड है और इस लिक्विड का मान लीजिए 1 लीटर है, 1 लीटर मान लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये लिक्विड जो है सॉरी, अगर हमने यहां कोई मेटल प्लेट रख दी तो ये लिक्विड थोड़ा सा वेपराइज होगा और प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, इसके वेपर प्रेशर के बराबर, पी नॉट के बराबर। हमने मेटल प्लेट को, और प्योर लिक्विड है, मेटल प्लेट को और ऊपर उठा के रखा, फिर लिक्विड वेपराइज होगा, प्रेशर इसके वेपर प्रेशर के बराबर आ जाएगा। फिर ऊपर उठा के रखा, फिर लिक्विड वेपराइज होगा, प्रेशर इसके वेपर प्रेशर के बराबर, वही पी नॉट ही आएगा। तो अगर इस लिक्विड को हम पूरा वेपराइज करना चाहें तो इसका वॉल्यूम हमें कितना करना होगा, 2000 टाइम्स। यानी 1 लीटर अगर लिक्विड है तो गैस का वॉल्यूम जो होगा वो 2000 लीटर होगा, और प्रेशर कितना होगा, पी नॉट के बराबर। तो गैस का वॉल्यूम 2000 लीटर, प्रेशर उसके वेपर प्रेशर के बराबर 2000। हाँ, मोल्स कितने होंगे वो कैसे निकालेंगे, तो जो लिक्विड था वो 1 लीटर था, और 1 लीटर लिक्विड की डेंसिटी हमें दे रखी है कितनी, 0.8 ग्राम पर ml। तो 0.8 इंटू 1000 800 मोल्स निकालने हैं। मॉलिक्यूलर मास कितना इसका दे रखा होगा, 80 इंटू R इंटू लिक्विड का क्या पता चल जाएगा आपको, वेपर प्रेशर पता चल जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसको ढंग से पढ़िए। वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट पूछा है, ना कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, वेपर प्रेशर जो हम पीटी निकालते हैं वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। अब पूछा गया वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट, मतलब क्या है, जो वेपराइज वेपर्स बनी है, जिसे हम वेपर्स जो बनी उसे हम कहते हैं डिस्टिलेट, उसे बाहर निकालो, उसे कंडेंस करो, वो आपका क्या है, डिस्टिलेट। और अब ये जो डिस्टिलेट आया उसका वापस से आपको क्या निकालना है, वेपर प्रेशर। यानी कुल मिला के पहले वाई भी निकालो, वही आपके एक्स से एक्स भी हो गए, और अब वापस एक्स से एक्स बी से क्या निकालो, पीटी, वो आपका यहां पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्युबिलिटी निकालनी है। सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल यानी बहुत कम होगा, सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर कितना देर का, 7.25 और 17.20, तो 0.05 का, तो 0.05 प्योर वाटर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। सिंस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो सॉल्यूट बहुत कम होगा, तो स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर स्मॉल एन को नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, 100% आयनाइज होगा। या इसको एक काम करते हैं, डायरेक्ट मोलैलिटी की टर्म्स में लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। सिंस ये आयोनाइज होगा 100%, तो XCl3 इसके 1 मोल से कितने मोल्स बनेंगे, 4 मोल्स। तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। एक तो इसको 4 टाइम्स, और यहां पर सिंस कंसंट्रेशन बहुत कम है तो स्मॉल एन को आप क्या मान सकते हो, कैपिटल एम मान सकते हो। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सॉल्यूट। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल डालने पर तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर कम होगा, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा तो इसीलिए एंटी फ्रीज के लिए यूज किया जाता है। जो कार के रेडिएटर्स होते हैं ना, तो विंटर्स में बहुत जगह पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो रेडिएटर के अंदर जो पानी होता है वो फ्रीज हो जाता है। तो वो फ्रीज ना हो इसके लिए उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल डाला जाता है। हाँ, लेकिन पानी में कोई भी सब्सटेंस डालने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम नहीं होगा। कौन सा सब्सटेंस डालने से, जो कि नॉन वोलेटाइल, उससे कम होता है। तो कोई सा भी सब्सटेंस डालने से पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं जेई मेंस पर। आ जाते हैं जेई मेंस में मैं रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट कर रहा हूं, जो
रिसेंट क्वेश्चन है उनको पहले ले लेते हैं। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है जेईई मेंस में जो अभी तक पूछे गए हैं, फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले यूज करने हैं। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 51 की मैं बात करता हूं तो यहां पर n जो है वो ज्यादा वॉलेटाइल दे रखा है, यानी हमारा a जो है वो n हो गया, तो डेफिनेटली वेपर के अंदर n का मोल फ्रैक्शन जो होगा, लिक्विड के अंदर जो होगा ये रेशियो वेपर के अंदर n का और वेपर के अंदर m का मोल फ्रैक्शन जो होगा वो जो लिक्विड के अंदर होगा उनसे डेफिनेटली ज्यादा होगा, उससे डेफिनेटली ज्यादा ही होगा, कह सकते या डायरेक्ट ये भी कह सकते हो yn इज ग्रेटर देन x है, तो यहां पर यही ए ऑप्शन है, इसको उल्टा किया हुआ है ym अपॉन ym अपॉन yn, ये इससे कम हो जाएगा। आई थिंक कोई बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सारे, फॉर्मूला बेस्ड 52, 53 जितने भी क्वेश्चन है, 50 किस साल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन कह सकता हूं। गलती होने के बहुत सारे चांसेस है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है KH इंटू मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू P, ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का होता है, और यहां पर जो कर्व प्लॉट किए गए वो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बीच में, तो इसको चेंज करना होगा KH 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और ये नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इससे आंसर अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है तो आंसर 4, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है तो आंसर 3 है, क्योंकि अब एक इंटरसेप्ट यहां पर आएगा और ये इंटरसेप्ट से ही थोड़ा सा क्लिक होना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। यस, जैसे से जिसका के ज्यादा उसका स्लोप भी ज्यादा, तो WXYZ में सबसे ज्यादा स्लोप किसका होगा? Z का। सबसे ज्यादा स्लोप जो है Z का होगा, और इंटरसेप्ट भी सबसे ज्यादा किसका होगा? Z का होगा, लेकिन डिक्रीजिंग स्लोप होगा। जबकि इन दोनों के बीच का कर्व अगर प्लॉट करें P वर्सेस X सॉल्यूट का, तो इंक्रीजिंग स्लोप होगा, बट वो कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48, जैसा हमने आइस का क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 में सॉल्यूशन आइडियल है या नहीं, इसके लिए एक लाइन लिखी हुई है 49 में कि ऑन मिक्सिंग द टू लिक्विड्स द सम ऑफ देयर इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फाइनल मिक्सचर, यानी एक का वॉल्यूम V1 दूसरे का V2, तो फाइनली सॉल्यूशन का वॉल्यूम V1 प्लस V2। ऐसा किस केस में होता है? आइडियल सॉल्यूशन के केस में होता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 44 जेईई मेंस 2019 जनवरी, ये थोड़ा अजीब सा है बट फॉर्मूले से नहीं, ऐसे ही सोचो। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए डाइल्यूटेड मिल्क सैंपल is found to be minus 0.2 degree Celsius, minus 0.2, पानी का होता है 0, while it should have been, और प्योर मिल्क का, ये डाइल्यूटेड है, प्योर मिल्क का -0.2, प्योर मिल्क का -0.2, तो हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू प्योर मिल्क टू मेक दिस डाइल्यूटेड सैंपल, यानी प्योर मिल्क में कितना पानी मिलाया जाए कि उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट -0.2 हो जाए। फॉर्मूला डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू N, डिप्रेशन 0.5 KF ये मिल्क का है,
और ये डाइल्यूटेड मिल्क की मोलरिटी है, डाइल्यूटेड। तो जो मोलरिटी है इन दोनों का रेशियो ले तो 2/5 इक्वल्स टू डाइल्यूटेड। तो मोलरिटी 2/5 के फैक्टर से कम हो जानी चाहिए, 2/5 के फैक्टर से मोलरिटी कम हो जानी चाहिए। तो 2 लीटर प्योर मिल्क में, 2 लीटर प्योर मिल्क में 3 लीटर आप क्या मिला दोगे, पानी, तो वो मोलरिटी 2/5 के फैक्टर से कम हो जाएगी। एक का 2 लीटर, दूसरे का 3 लीटर। मान लो इसकी मोलरिटी पहले m थी तो 2m मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, लेकिन अब वॉल्यूम कितना हो गया 5, तो 2m डिवाइडेड बाय 5, तो 2/5। बाकी आसान है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं लेकिन आसान क्वेश्चंस है। जैसे क्वेश्चन नंबर 40, एन हेप्टेन और इथेनॉल को मिक्स कर रहे हैं, एन हेप्टेन और इथेनॉल, एन हेप्टेन इथेनॉल में अट्रैक्शन नहीं होगा, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं एन हेप्टेन और इथेनॉल। तो पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन विल बी नॉन आइडियल एंड पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, देन जेई एडवांस के पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, CuCl2, ये इसका वांट ऑफ फैक्टर लेना पड़ेगा, जल्दबाजी में वांट ऑफ फैक्टर भूल जाते हैं, विच इज 3। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पीछे गलत दे रखा है, 70% ही होगा। कैसा है बता देता हूं। फ्रीजिंग पॉइंट इज लोवर्ड बाय 7 केल्विन, TF दे रखा 14, 72.5 फिनोल का मॉलिक्यूलर वेट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, डाइमराइज हो रहा है 1 + 1/2 - 1, और ये अल्फा निकालना है। फिनोल C6H5 OH 77, 8, 94। ये हो जाएगा 47 upon 72.5, 1 minus alpha by 2। कुछ तो गड़बड़ कर दी क्या? माइनस अल्फा बाई 2 जब भी सही है, ठीक है, सॉरी 1 minus 47 यानी डिवाइड बाय 72.5, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 72, तो 20। .7
ठीक है, सॉल्व कर लो इसमें। क्वेश्चन नंबर, ये पैराग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे डेटा है और मेनली ये जो पैराग्राफ, इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट कौन है ये फिक्स नहीं है, वो डेटा पर डिपेंड करता है। और हमें पता है सॉल्यूट हम किसे बोलते हैं, जिसका मोल्स या जिसका मोल फ्रैक्शन जो है वो कम होता है, वो हम सॉल्यूट बोल देते हैं, राइट। ये कोई बहुत क्लियर कट नहीं, बट हाँ कभी हम मास से भी लेते हैं, कभी मोल्स में भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मास या मोल से देखोगे तो वही सॉल्यूट आएगा। लेकिन यहाँ पर कहीं सॉल्यूट वाटर है तो कहीं सॉल्यूट इथेनॉल भी है। अब उनकी केएफ केबी के डेटा दे रखे, तो यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन बहुतों का होता है कि डेल्टा टीएफ का अगर हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो डेल्टा टीएफ के फॉर्मूले में ये केएफ किसका आता है, जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट का नहीं, जो सॉल्वेंट का होता है। तो चलिए यहां पर एक लाइन और लास्ट में लिखी हुई, इन आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसीडर द सॉल्यूशन टू बी आइडियल, आइडियल मानना है, फिर ये सारे फॉर्मूले आइडियल के लिए, नॉन आइडियल के लिए नहीं, एंड सॉल्यूट टू बी नॉन वोलेटाइल। दो हम इथेनॉल और वाटर मिक्स कर रहे हैं, इनके वेपर प्रेशर भी दे रखे हैं, लेकिन एक लाइन और लिख दी कि जो भी सॉल्यूट हो उसे नॉन वोलेटाइल मानना है, क्योंकि ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सॉल्यूट को हमने नॉन वोलेटाइल ही माना है, तो जो भी सॉल्यूट होगा उसे नॉन वोलेटाइल की तरह ट्रीट करना है। तो पहला क्वेश्चन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एम इज, तो सॉल्यूशन एम क्या है उसकी बात करते हैं। तो सॉल्यूशन एम जो है उसमें इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन है 0.9, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.9, तो वाटर का कितना हो गया 0.1, तो यहाँ पर सॉल्वेंट कौन हो गया, इथेनॉल। सॉल्वेंट इथेनॉल है तो इसका केएफ यूज होगा फ्रीजिंग पॉइंट, तो केएफ ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का केएफ कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, इथेनॉल का के 2, केएफ इज 2, ठीक है। डेल्टा टीएफ निकालना है, सॉल्यूट वाटर 0.1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 0.9 इंटू इथेनॉल 46 इंटू, क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ नहीं, सॉल्यूट सॉल्वेंट बदल गए, वहां एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है, 6 डिप्रेशन। अगेन प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 8 में तो आपको सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल मानना ही होगा, चाहे गिवन होता है या नहीं होता, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले तभी है जब हम सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल माने। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 7 उसमें सॉल्यूट जो है उस दोनों वोलेटाइल भी है, तब भी हमारे पास फॉर्मूला है XaPA0 प्लस XbPb0, और ये डेटा दे रखा है जिससे समझ में भी आ रहा है कि दोनों वोलेटाइल है, PA0 PB0 वाटर का भी दे रखा है, इथेनॉल का भी दे रखा है। लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है कि जो भी सॉल्यूट है उसे नॉन वोलेटाइल मानेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी जो सॉल्यूट है उसे नॉन वोलेटाइल यानी वाटर को नॉन वोलेटाइल ही मानोगे, केवल वोलेटाइल किसको मानोगे, इथेनॉल को, और उसी से हमें क्या निकालना है, पीटी निकालना है, ठीक है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा सा, एग्जाम में स्पेशली क्वेश्चन नंबर 7 में प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हेनरीज लॉ पर है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 के लिए इसका हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखा है 10⁵ atm, जो कि बहुत ज्यादा है, इसीलिए N2 की सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत कम होगी। हमें बताना है द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8, एयर के अंदर नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन 0.8 है, और एयर का प्रेशर जो है वो कितना दे रखा है 5 एटमॉस्फेयर। तो एयर का प्रेशर अगर 5 एटमॉस्फेयर है और मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का 0.8 है, तो नाइट्रोजन का प्रेशर कितना हो गया 4 एटमॉस्फेयर एयर में। तो हमें यह बताना है कि 10 मोल्स पानी में, 10 मोल्स अगर पानी है तो उसमें नाइट्रोजन के कितने मोल्स होंगे, नाइट्रोजन के कितने मोल्स होंगे, तो KH 10⁵ मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन एयर 4, तो XN2 इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻⁹, यानी 1 मोल पानी में इतने मोल्स होंगे 4 इंटू 10⁻⁵,
तो 10 मोल्स में 4 इंटू 10⁻⁻4 होगा। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, कुछ इस तरह का कर्व बना के दे दिया गया। आई थिंक ये कर्व कह सकते हो किसको शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है। पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है, इसका मतलब मिक्सअप करने पर अट्रैक्शन कम हुए हैं, यानी ए और बी में अट्रैक्शन जो है वो ए और ए से, बी और बी से भी कम है। तो ए ऑप्शन जो है ट्रू है, क्योंकि ए और ए में अट्रैक्शन, बी और बी में अट्रैक्शन ए और बी में अट्रैक्शन से ज्यादा है। और यहां पर ये एक्स एम है और ये 0 है, तो ये प्योर एल है, यहां पर प्योर एल, और ये प्योर एल का जेड जो है वो प्योर एल का वेपर प्रेशर है। क्वेश्चन नंबर 17, अगेन ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। ए और बी दोनों ही गलत है, ये आपको पता है, कर्व ऐसे होते ही नहीं, ए और बी गलत है। हाँ, अब आपको ये निकालना पड़ेगा, ये ट्रिपल पॉइंट ये है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। अब आंसर सी होगा या डी होगा, इस पर डिपेंड करेगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 3 है या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 2 है। कैलकुलेशन करो, फॉर्मूला लगा दो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ का, उससे आंसर आ जाएगा। लेकिन ये उन पर इक्वेशन उनके लिए है जिनको फॉर्मूले तो पता है लेकिन कर्व नहीं पता। फॉर्मूला तो याद कर दिया, फॉर्मूला आता है, लेकिन फॉर्मूला आने से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने उसके डेरिवेशन पर कर दिया कि आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन उनके लिए, स्पेशली जिनको डेरिवेशन नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 19, काफी बहुत सारी लैंग्वेज है क्वेश्चन की, बहुत सारा डेटा यानी इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। तो यहां पर पहले 1 2, ये भी उनके लिए जिनको डेरिवेशन का आइडिया नहीं। पहले 1 2 3 4 कर्व्स दे रखे हैं। बेसिकली अगर आप इनको देखो तो ये कुछ नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के कर्व, तो 360 से 362 हो गया, इसके लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 2 है, जबकि वाई सॉल्वेंट के लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 1 है। तो डेल्टा टी बी एक्स अपॉन डेल्टा टी बी वाई, के बी एक्स अपॉन के बी वाई, मोलरिटी दोनों की सेम है, तो ये डेल्टा टी बी एक्स इसके लिए 2 है, इसके लिए 1 है, तो के बी एक्स अपॉन के बी वाई, इसका रेशियो इससे आगे 2/1। तो जो ऊपर वाला पैरा दे रखा है, ऊपर वाला जो पैरा दे रखा हमें, यहां से हमें ये कर्व जो दे रखा है उस कर्व से ये पता चल गया के बी एक्स और के बी वाई का रेशियो 2:1 का आ गया। थोड़ा मिस प्रिंट है और कुछ नहीं। ऑन एडिशन, ये वाली लाइन ऊपर भी लिखी हुई है, कर्व के नीचे भी लिखी हुई है। तो ऑन एडिशन तक जो पैरा है वहां से ये इंफॉर्मेशन आ गई 2:1। उसके बाद अब क्या कहा जा रहा है कि ये जो सॉल्यूट है इसको हमने इन्हीं दो सॉल्वेंट एक्स और वाई में मिक्स किया, लेकिन अब जो हम सॉल्यूट, अभी तक सॉल्यूट NaCl था वो गायब हो गया। अब जो सॉल्यूट हम एक्स मिक्स कर रहे हैं वो इनमें डाइमराइज हो रहा है, डाइमराइज हो रहा है। Y में उसका डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन 0.7 है, तो X में उसका डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन आपको बताना है। तो Kb और Kf इसकी वैल्यू आ गई, और S जब हम इन दोनों में मिक्स कर रहे हैं, S सॉल्वेंट इन दोनों में मिक्स कर रहे हैं, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो X में 3 टाइम्स है दैट ऑफ Y।
तो अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये 3 टाइम्स है दैट ऑफ y, kb kx इसका रेशियो 1, मोलरिटी सेम है लेकिन वांट ऑफ फैक्टर दोनों का अलग है, तो 1 माइनस अल्फा इन x डिवाइड बाय 2, 1 माइनस अल्फा डायमेंशन और एसिड 2 अल्फा इन y डिवाइडेड बाय, नहीं ये x का है, तो ये x और ये y, ये अल्फा y दे रखा आपको 0.7, ये 0.7 पुट करके यहां पे x के लिए सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस है, टफ नहीं है, क्वेश्चंस कंपैरेटिवली आसान होते हैं, बट फिर भी क्वेश्चंस थ्योरेटिकली पार्ट को यानी डेरिवेशंस पता होने चाहिए, उस तरह के क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि केवल फॉर्मूले हम याद करें, हमें थ्योरी भी उसकी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इससे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।